इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। अब शगुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। ये पकड़। आर्यमान ने गर्भ में रहकर ही उस जहर की आग का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने मां के प्राणों की रक्षा की। दोनों के प्राण बच गए। थार के राजमहल के सुनहरे दिन करीब आए जब दोनों महारानियों के दासियों ने बारी बारी से महाराज जारांत को प्रसव पीड़ा की सूचना दी। महाराज जारांत की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। दवाई दो उनको, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा प्रसव शीघ्र नहीं हुआ तो महारानी रासा जीत जाएंगी और उनका पुत्र थार के सिंहासन पर बैठेगा। दाई, दाई कुछ कर, दाई, दाई कुछ कर, मेरा प्रसव शीघ्र करवा दे। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। वहां कुरुक्षेत्र में होशिन आसमान को निहार रहा था और उसने आसमान से आती हुई बारिश की पहली बूंद देखी। यह बूंद ब्रह्मांड के मुक्तिदाता के आगमन का संकेत था। दासी, महाराज को जाके खबर कर दो, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। जी, जी हाँ। दाई, दाई मेरा बच्चा कहाँ है? दाई मेरा
आखिरकार थार के उत्तराधिकारी ने जन्म ले ही लिया। थार में खुशियां छा गई। लाखों सालों के बाद थार ग्रह में पहली बार बरसात हुई। और फिर वो खुशियों का दिन आया जब दोनों बच्चों का नामकरण होना था। नामकरण समारोह में जानबूझकर महान होशिंग को नहीं बुलाया गया था, परंतु वो आर्यमान के जन्म जन्मांतर के गुरु थे, इसलिए वो वहां पर स्वयं आ गए। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम। प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था। बहुत शुभ है थार के लिए आपका छोटा पुत्र। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा अभागा है बेचारा। अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। ये कैसा विकृत बालक है? राहुल, पकड़ लो इसे और बंदे बना लो। समय चक्र बीतता गया। राजपुरोहित शुक्रांत और महारानी नासा आर्यमान को मारने के नए नए षड्यंत्र तलाशते रहे, परंतु आर्यमान को तो ब्रह्मांड का योद्धा बनना था, इसलिए उनके सारे प्रयास विफल होते रहे। और एक दिन फिर शुक्रांत और नासा ने मिलकर एक और षड्यंत्र खोजा। उन्होंने रासा की विश्वस्त सेविका जीनो को बुलाया। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप। शुक्रांत के लालच में कुछ पल के लिए जीनो आ तो गई, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जीनू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है। ये जहर की शीशी शुक्रांत ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी।
क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूं क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं नहीं नहीं। रासा और जीनो का नाटक सफल रहा। शुक्रांत, नासा और जारांत ये मान गए कि आर्यमान मर गया है। रासा ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने गुप्तचर यंत्र मानव टोबो को बुलाया और आर्यमान को उसे कुरुक्षेत्र में महान होशिंग के पास भेजने का प्रबंध किया। जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूं। अपनी मां को मत भूल जाना। लो टोबो। यहां रासा तो अपने पुत्र आर्यमान की जान बचाने में कामयाब हो गई, परंतु वहां ओसेक में नारक अपने संहारक आर्यमान को मारने की योजना बना रहा था। उसने एक हत्यारे यंत्र मानव ओजा को बालक आर्यमान को मारने के लिए थार की ओर रवाना किया। आ गया वो, उसे तो आना ही था।
आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। इस तरह आर्यमान महान होशिंग के पास गुरुक्षेत्र में सुरक्षित पहुंच जाता है। परंतु क्या आर्यमान गुरुक्षेत्र में सुरक्षित रहा? उसकी मौत को सच मानने वाले शुक्रांत और नासा ने थार में क्या गुल खिलाए? राजा जारांत और महारानी रासा क्या उनके षड्यंत्रों से सुरक्षित रही? आर्यमान कैसे ब्रह्मांड का महान योद्धा बना? ये सारी आगे की कहानी मैं आपको अगले सप्ताह बताऊंगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है, समय का अभाव है। तो फिर मिलते हैं अब अगले सप्ताह इसी समय, यानी रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक DD1 पर। तब तक इंतजार करते रहिए ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान का। इससे क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूं राहुल। इससे क्या होगा? इससे मुझे देश विदेश में घटने वाली ताजा घटनाओं का पता चलेगा और ज्ञान विज्ञान की बातों के बारे में भी पता चलेगा। और इससे क्या होगा? उससे मेरा दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। उससे क्या होगा? मुझे देखकर और लोग भी पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे एक दिन हमारे देश में हर बच्चा सुशिक्षित और पढ़ा लिखा हो जाएगा। अब तुम बताओ कि उससे क्या होगा? इससे हमारा देश पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांग हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड